Hi everyone, welcome to the official YouTube channel of Nyay Academy, where we promise you to provide quality content for UPSC, Law and Commerce. So this video is the part 2 of cost accounting, that is methods of costing. Part 1 में हमने introduction to cost accounting भी पढ़ा था, जिसमें हमने cost unit, cost centers, responsibility accounting cover किया था. इस वीडियो में हम methods of costing cover करेंगे. There are 6 methods of costing: job costing, contract costing, unit costing, batch costing, process and operating costing. Now job costing वहाँ पे यूज होगा जहाँ पे एक particular job आप easily identify कर सकते हो, जैसे कि advertising business में कि एक particular job है, advertising है, इतना काम है, तो उसी के according job cost sheet prepare हो जाएगी. In contract costing, it is similar to job costing, but contract costing तब adopt होगा जब assignment longer होंगे, जैसे कि construction business में. Unit costing वहाँ पे यूज होगा जहाँ पे fixed quantity है और हमें उसकी cost calculate करनी है, like in the case of mining business. Unit costing में जब एक batch form हो जाता है और उस batch में fixed number of units हैं, उसकी कॉस्ट निकालने के लिए we prefer the method of batch costing, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्पेयर पार्ट्स. अब जिन यूनिट्स के अंदर एक प्रॉपर प्रोसेस इन्वॉल्व है, मतलब रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करके फिनिश प्रोडक्ट में जब हमने कन्वर्ट किया उसे, तो उसमें एक प्रॉपर प्रोसेस है, तो उस प्रोसेसेस में अपने डिफरेंट कॉस्ट होंगे, तो तब हम कौन सा अडॉप्ट करेंगे मेथड? प्रोसेस कॉस्टिंग, जैसे कि टेक्सटाइल यूनिट्स में होता है, टेक्सटाइल बिजनेस में होगा. देन वी हैव अ ऑपरेटिंग कॉस्टिंग. ऑपरेटिंग कॉस्टिंग तब यूज होगा जब हमें कॉस्ट निकालनी है जहाँ पे सर्विसेज रेंडर्ड हुई हैं, जैसे कि हॉस्पिटल्स, कोचिंग सेंटर, यहाँ पे सर्विसेज रेंडर होती है, तो इस केस में हम मेथड अडॉप्ट करेंगे ऑपरेटिंग कॉस्टिंग. So let's understand these 6 methods in detail further. Now let's start with job costing. Job costing method हम तब adopt करेंगे जब कोई specific order होगा, और इसीलिए हम इसको बोलते हैं specific order costing. ये उन इंडस्ट्रीज में अडॉप्ट होगा जहाँ पे कोई स्टैंडर्ड प्रोडक्शन यूनिट्स नहीं है और हर जॉब और वर्क ऑर्डर डिफरेंट है दूसरों से, मतलब हर जॉब ऑर्डर डिफरेंट होगा और इंडस्ट्रीज को उस जॉब के अकॉर्डिंग काम करना है. जॉब इज डन स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिकेशंस गिवन बाय द कस्टमर, और देयरफॉर इसको बहुत कम टाइम लगता है. जैसे कि एडवर्टाइजिंग बिजनेस में, एडवर्टाइजिंग जॉब हर कस्टमर की डिफरेंट होगी, किसी को मीडिया चाहिए, किसी को प्रिंट चाहिए, दैट डिपेंड्स अपॉन द कस्टमर. सो उसके अकॉर्डिंग दे हैव टू प्रिपेयर अ जॉब शीट accordingly. So the purpose of job costing is to calculate the cost of each job separately, जैसे कि printing press, motor repair shops, automobile garage, film studios, engineering industries, etc. The methodology we use in job costing is that we calculate the cost differently. मतलब अब एक इंडस्ट्री में एक से ज़्यादा भी जॉब ऑर्डर आ सकते हैं, तो हमें उस पर्टिकुलर जॉब से रिलेटेड एक जॉब कॉस्ट शीट बनानी पड़ती है, जिसमें हम कैलकुलेट करते हैं कि इस पर्टिकुलर जॉब में इतनी कॉस्टिंग लगी है. और जो हम कॉस्ट को सेग्रीगेट करते हैं वो हम करेंगे फर्स्ट डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट. डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट जो उस पर्टिकुलर जॉब को कंप्लीट करने के लिए जो मटेरियल लगा है, जो कि इजीली आइडेंटिफाइएबल है और ट्रेसेबल है उस पर्टिकुलर स्पेसिफिक ऑर्डर पे, वो होता है डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट. अब वो हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? जितना हमने उस जॉब के लिए मटेरियल रिक्विजिशन किया था, जो पर्टिकुलर उस जॉब के लिए था, तो वो पर्टिकुलर डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट उस जॉब कॉस्ट शीट में ऐड हो जाएगा. Then we have a direct labor cost. Now we hire labor in general, but जो particular job के लिए direct labor hours used हुए हैं, जो टाइम यूज हुआ है उस जॉब को कंप्लीट करने के लिए, तो वो हम ऐड करेंगे. अब हम ये कैसे कैलकुलेट करेंगे? थ्रू जॉब टाइम टिकट्स. जॉब टाइम टिकट्स एक डॉक्यूमेंट है जो रिकॉर्ड करता है कि लेबर ने कितना टाइम स्पेंड कर रहा है एक पर्टिकुलर जॉब पे. सो जितने भी नंबर ऑफ आवर्स उन्होंने स्पेंड करे होंगे, अगर हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे उनके आर्ली रेट से, तो हमें डायरेक्ट लेबर कॉस्ट भी मिल जाएगी.
देन वी हैव अ डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो पर्टिकुलर उस जॉब के लिए ही हमने इनकर करे हैं, जो जनरली नहीं होते थे, वो भी हम उसे ऐड करते हैं। जब हमारे तीनों डायरेक्ट मटेरियल, लेबर, एक्सपेंसेस ऐड हो जाते हैं, देन वी ऐड ओवरहेड्स। ओवरहेड्स आर इनडायरेक्ट इन नेचर, तो हमें उसको अपोर्शन करना पड़ेगा, बिकॉज ओवरहेड्स इंडस्ट्री में लगते हैं, बट इंडस्ट्री में जो बहुत सारे जॉब ऑर्डर्स आपके पास हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम उनको अपोर्शन करके एक पर्टिकुलर बेस से हम उनके ओवरहेड्स में ऐड कर देते हैं। When add all these four things, direct material, direct labor, direct expense, direct and the overheads, we complete the job sheet और हम उसको मार्क कर देते हैं completed, और हम उसको finish goods ledger में क्लियर कर देते हैं। बट देयर कैन बी द केसेस कि जॉब आपका अभी कंप्लीट ना हुआ हो उस अकाउंटिंग पीरियड में, तो आप उसे कंप्लीटेड नहीं कर सकते, लेकिन कॉस्ट तो लगी है, यू हैव टू शो इट समवेयर, तो वी विल मार्क इट एज वर्क इन प्रोग्रेस, कि वर्क कंप्लीटेड भी नहीं है और वर्क पार्शियली कंप्लीटेड है, कि हम उसको वर्क इन प्रोग्रेस में शो कर सकते हैं। कॉस्ट दिखानी भी जरूरी है, तो इस वर्क इन प्रोग्रेस के लिए सेपरेट अकाउंट मेंटेन करना पड़ेगा, और फिर नेक्स्ट ईयर इस वर्क इन प्रोग्रेस को कंटिन्यू करके अगर नेक्स्ट ईयर कंप्लीट हो जाता है, तो हम उसको कंप्लीटेड दिखाकर फिनिश गुड्स लेजर में जर्नलाइज कर देते हैं। Further, there are two variants of job costing which are nothing but a methods of costing: contract and batch. Let's understand these. Let's start with contract costing. इसे हम terminal costing भी कहते हैं। Contract costing job costing के similar है, but ये तब use होगा जब long period of time के लिए कोई contract है तो। Now again the work is done according to the specifications of the customer, और हर कॉन्ट्रैक्ट के लिए हम डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाते हैं, सो दैट जो उसके अंदर कॉस्ट इनकर हुआ है वो हम सेपरेटली अकाउंट कर सकें। Now this method is used by firms which are engaged in shipbuilding, construction of buildings, bridge, dams and roads. So contract is an agreement enforceable by law, and the contractor will agree to complete the work at the price mentioned, और वो price क्या होगा? Contract price. So जो contract costing है वो एक टेक्निक है to calculate the cost of that contract, जिसके लिए हम एक contract account separate बनाते हैं। ये अकाउंट जैसे हम नॉर्मल अकाउंटेंसी में अकाउंट्स बनाते हैं वैसे ही बनेगा, जैसे हम नॉमिनल अकाउंट बनाते हैं, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स। अब कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में जितने भी कॉन्ट्रैक्टर ने उस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट करने के लिए जो एक्सपेंसेस इनकर करे हैं वो हम करेंगे डेबिट, और जो एट द एंड रह जाता है वो हम करेंगे क्रेडिट, या जो कोई इनकम्स हैं वो हम करेंगे क्रेडिट। सो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट टू मटेरियल्स। मटेरियल्स जो कॉन्ट्रैक्ट में हमने मटेरियल्स ऐड करे थे एक पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट में। अब ये भी हो सकता है जो हमने मटेरियल्स ऐड करे वो कॉन्ट्रैक्ट के एंड में बच गए हो, तो हम उसको क्या लिखते हैं? बाय मटेरियल्स एट साइट। ये भी हो सकता है जो मटेरियल्स हमने मंगवाए वो हमने मटेरियल्स को रिटर्न कर दिया हो, तो वो हमारी कॉस्ट में नहीं इंक्लूड होगा, तो वी विल डू इट बाय मटेरियल्स रिटर्न। कोई मटेरियल हमने उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए सोल्ड कर दी हो, तो हम उसमें लिखेंगे बाय मटेरियल्स सोल्ड। कोई भी मटेरियल का लॉस हुआ है वो भी क्या होगा? बाय, बिकॉज हम उसको एक्सपेंसेस में इंक्लूड नहीं कर सकते बिकॉज वो लॉस ऑफ मटेरियल्स। देन वी हैव टू वेजेस। अगर हमने कोई पर्टिकुलर उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए लेबर हायर करी है, जो उस लेबर आवर्स जो उस कॉन्ट्रैक्ट में इनकर हुए हैं उसके चार्जेस। टू डायरेक्ट चार्जेस। डायरेक्ट चार्जेस मतलब जैसे कि फ्रेट इन वर्ड्स, जब कुछ मटेरियल्स लाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन कैरेज लगता है, दैट आर डायरेक्ट चार्जेस। टू प्लांट। अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट को अकम्प्लिश करने के लिए प्लांट लगता है, तो जो प्लांट की उस टाइम पे कॉस्ट है हम उसको ऐड करेंगे, और जब कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो जाएगा उसके डेप्रिसिएशन लगने के बाद जब प्लांट रह जाता है जिस वैल्यू पे, वो हम लिख देते हैं बाय प्लांट एट साइट। तो ऑटोमेटिकली जितना कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में कॉस्ट लगी है प्लांट की उतनी हम ऐड करते हैं। तो पहले जिस कॉस्ट पे आया हम करेंगे टू प्लांट,
और जिस कॉस्ट पे वो एट द एंड रह गया हम तब कर देंगे बाय प्लांट एट साइट। हमने बाय मटेरियल, बाय प्लांट हमने क्रेडिट क्यों कर रहे हैं? बिकॉज ये कॉन्ट्रैक्ट की कॉस्ट में हम इंक्लूड नहीं कर सकते, हमें सिर्फ एक्सपेंसेस इंक्लूड करने हैं। जो चीजें बच गई, जो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में थी नहीं, हम उसको ऐड नहीं कर सकते, वी हैव टू क्रेडिट इट, ताकि उसको एक्सपेंस में हम काउंट ना करें। सो टू इनडायरेक्ट चार्जेस, अगर कोई और चार्जेस लगे हैं, सेल्स कमीशन कुछ भी। टू सब कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट, किसी को जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट है वो हमने आके किसी और को दे दिया, कुछ वर्क करने के लिए आउटसोर्स कर दिया, तो दैट इज टू सब कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट। देन टू एक्स्ट्रा वर्क डन, कोई एक्स्ट्रा काम कर रहा है उसके एक्सपेंसेस। टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एंड टू प्रॉफिट ऑन मटेरियल्स। अगर लॉस इन मटेरियल्स क्रेडिट पे है, तो अगर मटेरियल्स के ऊपर कोई प्रॉफिट है वो क्या आ जाएगा? डेबिट। देन वी हैव बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस और बाय वर्क इन प्रोग्रेस। अगर कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया है इस अकाउंटिंग पीरियड में, तो हम लिखेंगे बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, और जितने पे हमारा अग्री हुआ था जिस प्राइस पे, वो हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट नहीं हुआ, तो व्हाट वी विल डू? वी विल क्रेडिट बाय वर्क इन प्रोग्रेस विद टू टर्म्स, वर्क सर्टिफाइड एंड वर्क अनसर्टिफाइड। फिर डेबिट ज्यादा हुआ और अगर क्रेडिट कम हुआ तो आपके लॉसेस होते हैं, क्रेडिट ज्यादा हुआ डेबिट कम हुआ तो आपके प्रॉफिट होते हैं। Let's understand these terms: contract price, work in progress, work certified and work uncertified one by one. First is work certified. जब कॉन्ट्रैक्ट एक अकाउंटिंग पीरियड में कंप्लीट नहीं होता, तो हम उसमें बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस से कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट क्लोज नहीं करते, हम लिखते हैं बाय वर्क इन प्रोग्रेस। और वर्क इन प्रोग्रेस के आगे टू पार्ट्स होते हैं, वर्क सर्टिफाइड एंड वर्क अनसर्टिफाइड। अब वर्क सर्टिफाइड कौन सा होगा? जो कि कॉन्ट्रैक्टी ने सर्टिफाई कर दिया, मतलब कॉन्ट्रैक्टर के अकॉर्डिंग 80% काम कंप्लीट है, बट कॉन्ट्रैक्टी ने 70% सर्टिफाई करा, दैट मीन 70% उसके अकॉर्डिंग काम कंप्लीट है, तो 70% होगा वर्क सर्टिफाइड और 10% होगा वर्क अनसर्टिफाइड। फुल पेमेंट नहीं मिलेगी बिकॉज अभी काम कंप्लीट नहीं हुआ है, थोड़ा सा अमाउंट रखा जाएगा, उसे हम कहते हैं रिटेंशन मनी। जब कॉन्ट्रैक्ट इनकम्प्लीट होता है तो प्रॉफिट भी उसी के अकॉर्डिंग ही कैलकुलेट किया जाता है। कैसे कैलकुलेट करते हैं वो अभी हम समझते हैं। अगर जो वर्क अनसर्टिफाइड, मतलब जो अभी कॉन्ट्रैक्टी ने सर्टिफाई नहीं किया, कॉन्ट्रैक्टर के अकॉर्डिंग वो काम कंप्लीट हो चुका है, बट कॉन्ट्रैक्टी ने अभी वो सर्टिफाई नहीं किया, अप्रूव नहीं किया, तो उसका प्रपोर्शन प्रॉफिट का नहीं मिलता। Then we have a contract price. Contract price वो प्राइस है जो कि वैल्यू हम एग्री हुई थी कि कॉन्ट्रैक्टर को ये पेमेंट मिलेगा जब कंप्लीट हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट। जब कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो जाता है तो ये कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में क्रेडिट होगा उस कॉन्ट्रैक्ट प्राइस से, बट जब कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट नहीं होता तो हम लिखते हैं बाय वर्क इन प्रोग्रेस, और उसमें लिखते हैं वर्क सर्टिफाइड एंड वर्क अनसर्टिफाइड। अब जब आपका कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट नहीं होता तो आप सारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं ऐड कर सकते, आप कुछ प्रपोर्शन ऐड कर सकते हो। लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया है तो आप सारा प्रॉफिट P&L में ट्रांसफर कर सकते हो। तो कितना प्रपोर्शन ट्रांसफर करना है जब कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट नहीं होता? लेट्स अंडरस्टैंड दैट। जब भी कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट नहीं होता, वी हैव टू कैलकुलेट द प्रॉफिट ऑन द कॉन्ट्रैक्ट, कितना ट्रांसफर हम कर सकते हैं। There are two methods, 1 year to year basis और on completion of the contract. On completion of the contract मतलब अगर contract complete हो गया है तो जितना भी credit excess है वो सारा आपका profit है। अगर debit excess है तो वो सारा losses है, तो आप उसको P&L account में कर दो। लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट नहीं है तो सिर्फ पार्ट ऑफ प्रॉफिट ट्रांसफर होगा। अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट करने के लिए 1 साल से ज्यादा लगता है तो आप सारा प्रॉफिट P&L में ट्रांसफर नहीं कर सकते, आपको कुछ पार्ट ट्रांसफर करना है, आपको कुछ रिजर्व क्रिएट करना पड़ेगा, सो दैट बिकॉज द फ्यूचर इज अनसर्टेन, सो यू हैव टू क्रिएट अ रिजर्व आउट ऑफ दैट प्रॉफिट्स। तो कितना प्रॉफिट आप ट्रांसफर कर सकते हो ये AS7 में मेंशन्ड है। जनरल रूल है, अगर आपका जो सर्टिफाइड वर्क है, वर्क सर्टिफाइड, अगर लेस देन 1/4 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है, दैट मीन्स अगर वो लेस देन 25% है,
तो कोई भी प्रॉफिट आप ट्रांसफर नहीं कर सकते। अगर कॉन्ट्रैक्ट प्राइस था 5 लाख रुपीस और अभी तक कॉन्ट्रैक्टी ने वर्क सर्टिफाई करा है सिर्फ 1 लाख रुपीस, ये 25% से कम है, तो आप कोई भी प्रॉफिट अपने प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर नहीं कर सकते। अगर वर्क सर्टिफाइड 1/4 से ज्यादा है बट 50% से कम है, 25% से ज्यादा है बट 50% से कम है, तो 1/3 ऑफ द प्रॉफिट कैन बी ट्रांसफर्ड। जब भी आप प्रॉफिट निकालोगे उसका सिर्फ 1/3 ही आप ट्रांसफर कर सकते हो। कैसे निकालेंगे प्रॉफिट? जो भी आपका प्रॉफिट आया उसका 1/3 रिड्यूसिंग ऑन कैश बेसिस। रिड्यूसिंग ऑन कैश बेसिस मतलब जितना कैश रिसीव्ड हुआ है डिवाइडेड बाय वर्क सर्टिफाइड। ये फॉर्मूला है, इतना ही प्रॉफिट हमें ट्रांसफर करना है और बाकी सारा कहाँ जाएगा? रिजर्व्स में। अगर सर्टिफाइड 50% से ज्यादा है और 50% से ज्यादा है तो 2/3 ऑफ द प्रॉफिट इज क्रेडिटेड टू द P&L अकाउंट। अगर 50% से ज्यादा हुआ तो 2/3 जो प्रॉफिट का अमाउंट होगा वो ही आप ट्रांसफर कर सकते हो। जो यहाँ पे 1/3 है इसका क्या बना देंगे हम? 2/3। सो देयर आर 3 लेवल्स, 0 to 25% नो प्रॉफिट, 25 to 50% 1/3, 50% अबव 2/3। हम रिड्यूसिंग ऑन कैश बैलेंस करते हैं, मतलब कैश रिसीव्ड डिवाइडेड बाय वर्क सर्टिफाइड। However, general rule of profit is अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट वर्क सफिशिएंटली एडवांस्ड है तो आप प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट कर सकते हो? जो भी आपने प्रॉफिट निकाला है क्रेडिट माइनस डेबिट साइड इनटू वर्क सर्टिफाइड डिवाइडेड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, या फिर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय कैश रिसीव डिवाइडेड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, अगर कॉन्ट्रैक्ट सफिशिएंटली एडवांस्ड है तो। There are some terms included in the contract costing जैसे कि एस्केलेशन क्लॉज। अब कॉन्ट्रैक्ट में एक एस्केलेशन क्लॉज भी आ सकता है बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट प्राइस आपका डिटर्मिन्ड है पहले से ही कि ये कॉन्ट्रैक्ट प्राइस रहेगा, बट देयर इज अ क्लॉज ऑफ एस्केलेशन कि एस्केलेशन क्लॉज ये कहता है कि अगर कुछ भी मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स में एक परसेंटेज के बाद चेंजेस आते हैं, मतलब इतना ज्यादा इन्फ्लेशन आ जाता है, तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस भी इंक्रीज होगा। सो ये क्लॉज क्या कहता है? दिस क्लॉज safeguard against any likely change in the price of material or labor. This clause states that in the case of any increase in the prices, जैसे कि raw material, labor, etc., beyond a certain limit over the prices prevailing at the time, so contract price भी adjust होगा. Therefore, this clause safeguard the interest of contractor and contractee अगर प्राइजेस ऑफ मटेरियल और लेबर में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशंस हैं। फॉर एग्जांपल, अगर कोई कॉन्ट्रैक्टर ये कहता है कि 10% तक के जो इंक्रीज है वो मैं बियर कर सकता हूँ, बट अगर 10% से भी ज्यादा मटेरियल का प्राइस शूट अप हो गया, इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हो गया, तो वो कॉन्ट्रैक्टर के भी इंटरेस्ट में सेफगार्ड नहीं है। तो उसको सेव करने के लिए उसके बेनिफिट के लिए दिस इज द क्लॉज, एस्केलेशन क्लॉज, जो कि हर कॉन्ट्रैक्ट में होता है। Another term is टारगेट इन प्राइस कॉन्ट्रैक्ट। टारगेट इन प्राइस कॉन्ट्रैक्ट में क्या होगा? इसमें प्री डिटर्मिन्ड कॉस्ट कॉन्ट्रैक्टर पहले से ही बता देगा और उसके ऊपर एक अग्रीड सम ऑफ प्रॉफिट उसे मिलेगा, और अगर ये प्री डिटर्मिन्ड कॉस्ट से कम कॉस्ट में वो इनकर करता है तो उसे सेविंग्स का बोनस भी मिलता है। कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट में होता है जब कॉन्ट्रैक्टर और कॉन्ट्रैक्टरी न्यू है तो दे में अग्री कि जितनी भी कॉस्ट लगती है उसके ऊपर एक परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट कॉन्ट्रैक्टर को मिल जाएगा। बट इसमें डिसएडवांटेज ये है कि कॉन्ट्रैक्टर अपने डिटेल्स में ज्यादा कॉस्ट दिखा सकता है सो दैट उसको प्रॉफिट ज्यादा मिल जाए। Another variant of job costing is a batch costing. Now what is batch? It is a group of identical products और जितने भी यूनिट्स एक पर्टिकुलर बैच में होंगे they will be uniform in nature and size. Therefore, each batch is treated as a cost unit and हमें उसकी costing separately करनी है। अब हम क्या करेंगे? जो भी बैच है उसका टोटल कॉस्ट निकालेंगे और जितने भी उस बैच में नंबर ऑफ यूनिट्स हैं उसको हम डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगा। बैच कॉस्टिंग कौन अडॉप्ट करता है? मैन्युफैक्चरर्स ऑफ बिस्किट्स, रेडीमेड गारमेंट्स, स्पेयर पार्ट्स, मेडिसिन
एटसेट्रा। अगर कोई मैन्युफैक्चरर है वुडन पेंसिल का, वो बैच कॉस्टिंग ही पेंसिल्स की कॉस्टिंग को कैलकुलेट कर सकते हैं। और इन द केसेस ऑफ ड्रग्स, सिगरेट्स, फुटवियर, क्लोथिंग, प्रिंटिंग, इंजीनियरिंग इक्विपमेंट, batch costing can be used. Now in batch costing, separate job cost sheets are prepared for every batch of the product. अब जो भी उस बैच को प्रोड्यूस करने के लिए एक मटेरियल रिक्विजिट हुआ है, या कोई लेबर लगी है, या कोई ओवरहेड्स उसको अपोर्शन किए गए हैं, वो सारे उस जॉब कॉस्ट शीट में ऐड होगा। एट लास्ट जो हमारे पास कॉस्ट आ जाएगी उसको हम डिवाइड करेंगे जितने भी यूनिट्स मैन्युफैक्चर हुए हैं उस पर्टिकुलर बैच में, एंड देन वी विल एबल टू कैलकुलेट द कॉस्ट पर यूनिट इन दैट बैच. However, there is a very important aspect of batch costing, that is a batch size. Batch size कितना होना चाहिए? अब साइज इतना बड़ा भी ना हो कि उसको स्टोर करना मुश्किल हो जाए, और इतना कम भी ना हो कि बैच एफिशिएंट ही ना रहे। तो देयर शुड बी अ नॉर्मल साइज जो कि फायदेमंद हो एक इंडस्ट्री के लिए। तो बैच साइज को हम कैलकुलेट करने के लिए एक मेथड अडॉप्ट कर सकते हैं, दैट इज अ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। अब इसे हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? अंडर रूट 2AS डिवाइडेड बाय C. नाउ द मीनिंग ऑफ A इज कि कितनी एनुअल रिक्वायरमेंट्स है प्रोडक्ट की, मतलब कितना कस्टमर डिमांड आता है प्रोडक्ट का एनुअली। S मीन्स सेटिंग अप द कॉस्ट पर बैच, एक बैच की प्रोडक्शन के लिए हमें कितने पैसे लगते हैं। कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट ऑफ इन्वेंट्री पर एनम इज C. C मीन्स अगर हमने एक पर्टिकुलर यूनिट को हमने स्टोर करना है तो उस पर्टिकुलर यूनिट के स्टोर करने में कॉस्ट कितनी लगती है, बिकॉज अगर हमने एक बैच प्रोड्यूस कर दिया ऑब्वियसली वो उसी वक्त तो नहीं बिकेगा, वी हैव टू स्टोर इट। अब स्टोरेज के लिए भी तो कॉस्ट लगेगी, और ऐसे ही अगर हम हर बार ही एक बैच की प्रोडक्शन करते हैं तो वो हर बार की प्रोडक्शन के लिए भी तो कॉस्ट लगता है। सो वी हैव टू टेक केयर ऑफ बोथ द थिंग्स, production cost and the carrying cost. And with this formula we will able to calculate the quantity which is economic for the industry. Another method is process costing. Now this is also known as continuous costing. ये उन industries में हम apply करते हैं जहाँ पे एक particular process होगा to convert the raw material into a final product. मतलब जहाँ पे फिनिश्ड प्रोडक्ट को बनने के लिए एक से ज़्यादा प्रोसेस लगता है और सब्सिक्वेंट प्रोसेस होते हैं। पहले प्रोसेस अगर A है तो वो ख़त्म होते ही प्रोसेस B हो जाएगा, वो ख़त्म होते ही प्रोसेस C हो जाएगा। तो हर प्रोसेस के हम सेपरेट अकाउंट बनाते हैं और एक प्रोसेस के बाद हम उनका कॉस्ट पर यूनिट निकाल लेते हैं। प्रोसेस कॉस्टिंग किस जगह पे अप्लाई होगा? जैसे कि इंडस्ट्रीज लाइक केमिकल्स, टेक्सटाइल्स, पेपर, सोप एटसेट्रा। So the features of process costing are manufacturing activity will be carried on continuously. एक प्रोसेस का आउटपुट दूसरे सब्सिक्वेंट प्रोसेस का इनपुट बनेगा। अगर प्रोसेस A है जो उसमें से आउटपुट निकला है वो B में जाएगा तो वो B का क्या हो जाएगा? इनपुट। जब एक से ज़्यादा प्रोसेस है तो एक प्रोसेस का जो कॉस्ट है वो दूसरे प्रोसेस में चला जाएगा। अगर यूनिट्स ट्रांसफ़र हो रहे हैं तो उन यूनिट्स को प्रोड्यूस करने के लिए जो कॉस्ट लगी है वो भी ट्रांसफ़र होंगे। It is not possible to trace the identity of a particular lot of output to any particular lot of input. Trace करना possible नहीं है, but cost और units in bulk हम transfer कर देते हैं। The end product is usually in units. To calculate the cost of process, we prepare process cost account. These are the elements of the process. First are materials. जो एक particular process में materials लगे होंगे we will add in that particular process account. Cost of material should be debited to the process account. एक particular process का कितना material का cost है वो हमें कैसे पता लगेगा? कितनी material की requisition थी, कितने prices थे उसके material से, कितने transfer हो गए, वापस कर दिए materials हमने, वो सारा minus करके कितना material actually में उस process में use हुआ है we will debit it. Then we have a labor. कोई भी लेबर जो उस पर्टिकुलर प्रोसेस में इंक्लूड हुई है या कोई सुपरवाइजरी वर्कर्स इंक्लूडेड थे, उनकी जो वर्किंग आवर्स हैं वो उस प्रोसेस में हम एलोकेट कर देंगे।
Then we have our direct expenses like cost of electricity, depreciation, ये सब प्रोसेस में इंक्लूडेड होगा, तो इसलिए हम उसको प्रोसेस अकाउंट में डेबिट करेंगे। देन ओवरहेड्स, कोई और एक्सपेंसेस जो कि इनडायरेक्ट है जैसे कि रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस, तो वो हम अपोर्शन करेंगे डिफरेंट प्रोसेस में। In the method of process costing, we have a concept of normal loss and abnormal gain. तो ये सब क्या होते हैं? नॉर्मल लॉस मतलब जो नॉर्मली इनकर होता है, जो कंपनी को पता है कि ये कोर्स ऑफ प्रोसेस में होगा, इट इज इनएविटेबल। फॉर इंस्टेंस, अगर इनपुट आपका 10 है तो आउटपुट 8 हो सकता है, तो लॉस आपको पता है 20% होगा ही, बिकॉज दैट कैन बी अ नॉर्मल स्क्रैप, नॉर्मल स्पॉइलेज, नॉर्मल डिफेक्टिवनेस। तो इस केस में जो आपकी यूनिट प्रोड्यूस हो रही है एट लास्ट, उसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? कॉस्ट ऑफ पर यूनिट, जो हमारे पास 8 यूनिट्स आई हैं, उसकी हम कॉस्ट कैसे निकालेंगे? टोटल कॉस्ट जितनी भी हमने इनकर करी है माइनस सेल वैल्यू ऑफ अ स्क्रैप। अगर हमारे पास कोई नॉर्मल लॉस है, अगर हमने उसको स्क्रैप वैल्यू में सेल करा है, तो वो वैल्यू तो हमें मिल गई ना वापस, तो वो तो कॉस्ट नहीं रह गई, तो इसलिए हम उस सेल वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। जो भी आपका अमाउंट आएगा उसको हम डिवाइड करेंगे जो आपने इनपुट यूनिट्स ऐड करी थी माइनस नॉर्मल लॉस यूनिट्स, जितनी यूनिट्स नॉर्मल लॉस में चली गई। So with this you will be able to calculate cost per unit of that particular process. Another one is abnormal loss. ये वो लॉस है जो कंपनी अकाउंट नहीं करती पहले से, मतलब इट इज ओवर एंड अबव द नॉर्मल लॉस। अगर आपका एक्चुअल आउटपुट नॉर्मल आउटपुट से कम है, तो दैट मीन्स कहीं ना कहीं आपका एबनॉर्मल लॉस हुआ है। एबनॉर्मल लॉस कैसे हो सकता है? या तो प्लांट ब्रेक डाउन हो गया होगा, केयरलेसनेस, एक्सीडेंट, जो कि नॉर्मल कोर्स ऑफ प्रोसेस में नहीं होता बट हुआ है। सो एबनॉर्मल लॉसेस को हम नॉर्मल ना लेकर और स्क्रैप वैल्यू पे ना ट्रीट करके हम उसको ऐसे ही ट्रीट करते हैं जैसे एक एक्चुअल आउटपुट की वैल्यू हम निकालते हैं। सो दिस लॉस विल रिप्रेजेंट ऑल द कॉस्ट ऑफ मटेरियल, लेबर एंड द ओवरहेड चार्जेस। So sales value of abnormal loss gets credited to the abnormal loss account, और जब बैलेंस होगा that will be write off to the profit and loss account. So if I have to calculate the value of abnormal loss, how I will calculate? जितने भी यूनिट्स हैं एबनॉर्मल लॉस में, उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे टोटल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस डिवाइडेड बाय इनपुट यूनिट्स माइनस नॉर्मल लॉस यूनिट्स। सो इसके अकॉर्डिंग एबनॉर्मल लॉस की कॉस्ट में सब कुछ इंक्लूड होगा, मटेरियल्स भी, लेबर भी और ओवरहेड्स। एबनॉर्मल गेन्स आर द ऑपोजिट ऑफ एबनॉर्मल लॉस। अगर आपका जो एक्चुअल आउटपुट है वो नॉर्मल आउटपुट से ज़्यादा है, तो दिस मीन्स दैट यू गॉट अ एबनॉर्मल गेन। जैसे हमने एबनॉर्मल लॉस कैलकुलेट किया था, एबनॉर्मल गेन भी हम वैसे ही कैलकुलेट करेंगे, बट ये प्रोसेस अकाउंट के डेबिट साइड पे आएगा एंड इट विल बी ट्रांसफर टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एज अ रियल गेन। Then we have a method of unit costing which is also known as single or output costing, जहाँ पे प्रोडक्शन कंटिन्यूअस है और यूनिट्स आइडेंटिकल है, तो हम ये वाला मेथड अडॉप्ट कर सकते हैं। हमें सिर्फ कॉस्ट शीट बनानी है जिससे हमारे पास टोटल कॉस्ट आ जाती है और फिर यूनिट्स हमें पता है, तो कॉस्ट पर यूनिट हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इसमें कॉस्ट शीट बनती है, कॉस्ट शीट में इंक्लूड रहता है कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स, लेबर एंड ओवरहेड। जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में कॉस्ट शीट पढ़ी थी, तो वो कॉस्ट शीट जब हम बनाते हैं वो मेथड कौन सा होता है? यूनिट कॉस्टिंग। अगर आपने प्रीवियस वीडियो मिस करी है तो आपके पास ये लिंक है नीचे, आप उसमें देख सकते हैं पार्ट 1, उसके अंदर कॉस्ट शीट पूरी क्लियरली एक्सप्लेन है। उस केस में हम कौन सा मेथड अडॉप्ट करते हैं? यूनिट कॉस्टिंग, जब प्रोडक्शन कंटिन्यूअस है और यूनिट्स आइडेंटिकल है। यूनिट कॉस्टिंग किस में एप्लीकेबल होगा? इन केस ऑफ माइंस, ऑयल ड्रिलिंग, unit cement work, brick work, and units manufacturing cycles, radios, washing machine, etc. Another method is operating costing. Now this method is used where the industries render services. जब industries services render करते हैं तो अपनी cost को calculate करने के लिए they will use the method operating costing. Now in operating costing we divide cost into two parts. फर्स्ट इज फिक्स्ड जिसको हम स्टैंडिंग चार्जेस भी कहते हैं, एंड द सेकंड इज वेरिएबल जिसको हम रनिंग चार्जेस भी कहते हैं। इस मेथड में कॉस्ट पर यूनिट निकालने के लिए, सर्विसेज के लिए हमें कॉम्पोजिट यूनिट्स निकालनी पड़ती हैं, जैसे कि पैसेंजर किलोमीटर्स, टन किलोमीटर्स यूज होते हैं कॉस्ट को कैलकुलेट करने के लिए। लेट्स सपोज एक बस कंपनी है,
उसकी ऑपरेटिंग कॉस्ट में क्या क्या इंक्लूड होगा? पैसेंजर पर किलोमीटर, मतलब कितने पैसेंजर्स हैं और वो कितने किलोमीटर्स तक चल रहे हैं, कितने किलोमीटर्स तक उनको सर्विसेज देनी है बस की, तो उसके अकॉर्डिंग हम पर यूनिट निकालते हैं। तो कॉम्पोजिट यूनिट क्या बन गया? पैसेंजर किलोमीटर। ऑपरेटिंग कॉस्टिंग किसमें अडॉप्ट होती है? लाइक एयरवेज, रेलवेज, रोड ट्रांसपोर्ट कंपनीज, पावर हाउस एंड सिनेमा हॉल्स। Last is multiple costing. Now we have discussed 6 methods of costing. जब हम दो या दो से ज़्यादा मेथड्स को कंबाइन करते हैं तो उसे हम कहते हैं मल्टीपल कॉस्टिंग एंड वी कॉल इट एज कॉम्पोजिट कॉस्टिंग एज वेल। अब ये उन इंडस्ट्रीज में अडॉप्ट होगा जहाँ पे एक सिंगल प्रोडक्ट के डिफरेंट पार्ट्स सेपरेटली प्रोड्यूस हो रहे हैं और उन पार्ट्स की कॉस्ट को कैलकुलेट करने के लिए वी हैव टू अडॉप्ट डिफरेंट मेथड्स। सो दिस इंडस्ट्री विल अडॉप्ट मल्टीपल कॉस्टिंग। I hope ये टॉपिक आपको समझ आ गया होगा। If you like this video and like to watch similar videos, then like and subscribe YouTube channel of Nyay Academy. Thank you. Have a nice day.